नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं भूगोल के विशेषज्ञ कुलदीप जादौन सर। आज हम उनसे जानेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं अरावली पर्वतमाला अभी चर्चा में है, तो अरावली पर्वतमाला के बारे में सारे जरूरी प्रश्न हम भूगोल विशेषज्ञ श्री कुलदीप जादौन जी से पूछेंगे और वो आपको कंप्लीट सारी चीजें बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। सबसे पहले कुलदीप जी मैं आपका स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। पहला प्रश्न हमारा ये है कि जो अरावली पर्वतमाला इसका इतिहास क्या है, ये हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत से लोग देख तो रहे रील्स में कि अरावली बचाओ, लेकिन इसका इतिहास क्या है ये हमें बताएं प्लीज। नमस्कार साथियों, अरावली के इतिहास को आज हमें यहाँ चर्चा करनी पड़ रही है। यही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्वत है, एक ऐसी स्थिति में नजर आता है जो दुनिया का सबसे पुराना पर्वतों के रूप में हमें नजर आता है। आज अगर इसके थोड़े से इतिहास की चर्चा करें सर, तो आज से लगभग 2.5 अरब साल पहले 2.5 अरब साल पहले ये हमारी धरती पर नजर आया और इस पूरी पृथ्वी का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। और आज हमारे लिए बहुत ही एक चिंता का विषय है कि आज हमें इस टॉपिक पे चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि जो इसकी वर्तमान की स्थिति सरकार ने जो पैदा की है हमारे सामने, वो बहुत दयनीय है। इसकी अगर थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति की चर्चा करें तो सर, ये हमारे भारत में गुजरात से शुरू होती है। गुजरात में एक जगह पड़ती है पालनपुर। हाँ, वहां से इसकी स्थिति शुरू होती है। उसके बाद ये राजस्थान में एक जगह आती है सिरोही के अंदर, खेड़ ब्रह्मा, वहां से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और राजस्थान के बहुत सारे जिलों में, उदयपुर होते हुए, अजमेर होते हुए, जयपुर होते हुए, अपने अलवर में होते हुए, और ये हरियाणा तक जाती है सर। तो ये जो एंड कहाँ है? दिल्ली। हाँ सर, इसका एंड सर दिल्ली में नजर आता है हमें। हाँ। तो अरावली की जो अंतिम स्थिति सर हमें जो नजर आती है वो दिल्ली में एक रायसीना की पहाड़ियां हैं, वहां पर हमें इसकी स्थिति सर नजर आती है। तो ये इस तरह से भौगोलिक स्थिति है। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय राजस्थान वालों के लिए इसलिए है क्योंकि इस पूरी अरावली का 80% भाग राजस्थान में है। तो कितना कुलदीप सर कितनी लंबी होगी लगभग? सर लगभग ये 692 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 550 किलोमीटर जो है ये हमें राजस्थान में है। जी सर, बिल्कुल सर। तो सर दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि ये जो भारत में आपने स्थिति इसकी बताई, कहां से कहां तक आ रही है, कितने किलोमीटर है, इसका इतिहास लगभग 2.5 अरब साल पुराना। मुझे तो पता भी नहीं था कितना पुराना है, इसीलिए हमने भूगोल के विशेषज्ञ को यहाँ पे बैठाया है, क्योंकि जो लोग बात कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया पर, उनको खुद को भी नहीं पता है कि असलियत क्या है। वो ऐसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा पता चले लोगों को। जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये एकदम से पिछले 15-20 दिन से इतनी चर्चा में क्यों आ गई? इसका क्या रीजन है, थोड़ा एक्सप्लेन करें सर। इसका अगर रीजन की थोड़ी चर्चा करें तो अभी कैबिनेट ने, जो केंद्र सरकार है, उसने अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है और उसमें ऐसे बोला गया है कि जो 100 मीटर से ऊंची अगर कोई पहाड़ियां होंगी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लेरिफिकेशन चाहूंगा, 100 मीटर है या 100 फुट है? सर ये 100 मीटर है। 100 मीटर है, यानी लगभग 350 फुट के आसपास की स्थिति नजर आएगी। तो 100 मीटर से ऊंची जो पहाड़ियां हैं ना, उनको ही आप अरावली कह सकते हो। उन्हीं को आप दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों के रूप में जान सकते हो। बाकी को सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से सर हटा देगी, खनन उसमें से करें। हाँ, खनन डायरेक्ट कुछ बात नहीं कही गई है। अभी ऐसे कहा गया है कि उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। अब आप जरा ये सोचिए सर कि अगर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा तो खनन माफिया कितना ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। आप मुझे बताइए, अगर कोई 100 मीटर की पहाड़ी और कोई 99 मीटर की, तो 1 मीटर में ऐसा थोड़ी है कि अरावली में नहीं आएगी। आप ये बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये कुलदीप जी हमें बताएं कि 100 मीटर से ऊंची कितनी पहाड़ियां होंगी लगभग इसमें अरावली? सर प्रतिशत की हम बात, जो लाइन मैं आपको अब बोलने जा रहा हूँ, इस लाइन के बाद आप बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाएंगे कि पूरी अरावली में केवल 10% ऐसी पहाड़ियां बचेंगी जो 100 मीटर से ऊंची हैं सर। 90% पहाड़ियां अरावली की 100 मीटर से नीचे ही हैं। ये तो ये हुआ कि एक शरीर को पूरे काट दो, एक पाँव छोड़ दो बस। जी सर, बिल्कुल सर, इसमें तो स्थिति ये है। ये इसलिए ये चर्चा में है। जी सर, चर्चा में है। बाकी इसका पर्यावरणविद और आप, हम सब इसका विरोध कर रहे हैं और ये जायज भी है सर। ये हमारी माँ है सर अरावली, इसने हमें पाला है, पोसा है, देखा है। हम इसी बात पर आ रहे कुलदीप जी, आप हमें बताएं जी कि अरावली के होने से जी
पूरी रेंज के होने से हमें क्या क्या फायदे हैं पर्यावरण तौर पर या फिर मानवीय तौर पर, क्या क्या जी। फायदे हैं, प्लीज हमें बताएं, थोड़ा भौगोलिक दृष्टि से हमें बताएं ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए। सर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अरावली के बहुत ही फायदे हैं, क्योंकि राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और होता क्या है सर, यहाँ पर जो कृषि है वो जो है मानसून पर निर्भर होती है। मानसून यानी मानसून आएगा, अरावली से टकराएगा, वर्षा होगी तो फिर खेती होगी। परंतु समस्या क्या पैदा हो रही है कि अगर अगर मान लो ये नहीं रही तो मानसून सीधा निकलेगा तो वर्षा नहीं होगी, तो खेती तो कैसे, खेती नहीं होगी। और आगे हो तो पानी की भी मुझे लगता है बड़ी, बिल्कुल पानी की वाटर समस्या, रिचार्ज का भी। क्योंकि जब वर्षा होगी तो नदियां निकलेंगी, नदियों का जो जल है वो रंध्रों में, दरारों में भरेगा, वाटर जल जो भूमिगत जल है वो रिचार्ज होगा। तो ये हमें पीने का पानी देती है सर, हमें खेती करती है। इसके अलावा दक्षिण जो राजस्थान है सर, दक्षिण राजस्थान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिनरल्स के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मिनरल्स भी मिल रहा है उनको वहां से। बिल्कुल, पहाड़ी क्षेत्र से मिनरल्स मिल रहा है। पर ऐसा नहीं कि आप 100 में से 10% मिनरल ले लो, पर ऐसा थोड़ी है कि आप पूरा का पूरा ही अरावली को खत्म कर दो खनिजों के चक्कर में। दूसरा क्या है कि अभी एक हम देखे ऑक्सीजन तो है, पेड़ों की संख्या बहुत है अरावली। जी बिल्कुल, हाँ सर, सबसे बड़ी बात ये देखिए पर्यावरण को कितना फायदा पहुंचा रही है अरावली हमारे। अभी दिल्ली में हम देख रहे हैं कुलदीप जी, प्रदूषण AQI कितना हाई है। हाँ। हमारे राजस्थान में मुझे लगता है अरावली ने ही रोका हुआ है प्रदूषण काफी कम, इसलिए भी है कि यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं। इसका बहुत सर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो और ये काफी मतलब आप कह रहे हैं कि भाई इसके फायदे बहुत हैं, जनजीवन को बहुत ज्यादा तरीके से सहयोग करती है। जी सर। राजस्थान का थोड़ा सा इतिहास हम आपसे जानना चाहेंगे, आपसे अलग सब्जेक्ट है, लेकिन एक बार खेजड़ी जो एक वृक्ष है जो यहाँ का राजकीय वृक्ष मुझे लगता है खेजड़ी है, जी। तो उसको एक बार काटा गया, चिपको आंदोलन चला। जी सर। राजस्थान के लोगों के जुनून के बारे में भी आप हमें बता दे तो मजा आ जाए, क्योंकि आज आपकी जो यूनिफॉर्म है वो भी बिल्कुल राजपूती लग रही है। तो मतलब एक जोश के साथ आप बताएं तो मुझे लगता है आज के बच्चों को सीखने को मिले कि हमने खेजड़ी कटने के लिए क्या किया था, ये तो अरावली कटने की बात है। जी सर बिल्कुल। केव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मैथ पढ़ाने के साथ साथ जो आप इतिहास के बारे में जो इतनी नॉलेज रखते हैं उसके लिए भी आपका बहुत अभिनंदन है सर। सर 1731 की बात है। अच्छा। 1731 में जो मारवाड़ रियासत थी उसके एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अभय सिंह। हाँ, वो एक महल बनाना चाह रहे थे। अब हुआ क्या सर, जो वो महल बना रहे थे तो उस समय क्या होता था, महल बनते थे बगरे के यानी चूने के, और चूने को गर्म करना पड़ता था। अब चूने को गर्म करना पड़ता था तो लकड़ियां चाहिए, लकड़ियां उस समय खत्म हो गई। तो राजा ने बोला कि लकड़ियां नहीं है तो भाई हरी लकड़ी ले आओ काट के। अब वो गए लकड़ी काट, सुखाएंगे, हाँ सुखा के, नहीं तो जैसे कर देंगे। तो साहब गए वो लेने लकड़ियां, तो वहां पर जो विश्नोई समाज के लोग, विश्नोई समाज, वो उसको बहुत पूछते हैं खिचड़ी को। तो उनके कि भाई हम लकड़ी काटेंगे। विश्नोई समाज ने बोला ऐसे कैसे काटोगे, ये तो हमारे देवता है, हम काटने देंगे, ये तो वृक्ष है हमारे। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम तो काटेंगे। तो सर आश्चर्य की बात है उस समय लोगों के अंदर क्या बलिदान था। 363 विश्नोई समाज के लोग खिचड़ी के पेड़ से चिपक गए और अभय सिंह जी ने उन सबको कटवा दिया साथ में। तो लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया खिचड़ी के लिए सर। आप सोचिए एक वृक्ष के लिए यदि बलिदान दे सकते हैं तो ये तो पूरी अरावली की बात है। और वो खून आज भी हमारी रगों में दौड़ रहा है सर। हम राजस्थानी मेवाड़ के धोरों से आते हैं और हमने कभी दास्ता स्वीकार नहीं की। हमारे महाराणा प्रताप जंगलों में घूमे, युद्ध किया और आंख से आंख मिलाकर लड़े, लेकिन कभी दास्ता स्वीकार नहीं की। तो मुझे नहीं लगता है कि अब भी राजस्थान ये दास्ता स्वीकार करेगा और अपनी माँ को उजड़ने देगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। अंतिम प्रश्न कुलदीप जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम राजस्थानी पूरा जोर रखते हैं और हम वीर हैं और वीर का खून हमें दौड़ता है, और राजस्थान हमेशा ये दिखाता है कि वो सर्वोत्तम है। जी सर। लेकिन फिर भी 1% हमें मान ले, वैसे तो मानना नहीं चाहिए एक राजस्थानी होने के नाते, फिर भी मान ले तो अरावली हटने के बाद क्या दुष्प्रभाव होंगे, ये अगर आप बताएं तो अगली पीढ़ी समझ पाएगी इसका क्या महत्व है। सर इसकी कल्पना करना ही बहुत ही मुश्किल है, और मैं जो भी ये फैसला दिया गया है उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अरावली हट गई तो पूरा पश्चिम राजस्थान का जो रेतीला क्षेत्र है वो पूरा पूर्वी राजस्थान की ओर, दिल्ली की ओर, हरियाणा की ओर, यूपी की ओर बढ़ेगा सर। मरुस्थलीकरण इतना तीव्र गति से बढ़ेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जल स्तर खत्म हो जाएगा, कृषि कार्य खत्म हो जाएगा,
ठीक है, स्थिति बहुत ही दयनीय होगी इसके बारे मतलब में। एक तरह से माने तो जनजीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन जनजीवन हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, इतनी ज्यादा पोल्यूशन होगा। क्योंकि अरावली को आप देखिए, अरावली में पूरे राजस्थान के लगभग 85% वृक्ष हैं इस अरावली में। बताइए आप, इतना ऑक्सीजन मिल रहा है इस अरावली में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो डिसीजन दिया गया, ये डिसीजन क्या सोच के दिया गया। और मैं इसमें एक चीज और इंक्लूड करना चाहता हूँ, अगर मैं स्वार्थी हो जाता हूँ, मान लीजिए मैं स्वार्थी हो जाता हूँ कि सरकार का निर्णय ठीक है कि 100 मीटर से जो नीची पहाड़ियां हैं उनको आप अरावली में शामिल नहीं करोगे, तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले शुरुआत कीजिए उस रायसीना हिल से, जो केवल 15 मीटर यानी 50 फुट ऊंची है। उसको सबसे पहले हटाइए, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, क्योंकि वो भी तो पहाड़ी नहीं है। बिल्कुल सही है, वो भी तो 100 मीटर से नीचे है। तो आप उसको क्यों नहीं हटा रहे हो? अगर शुरुआत होगी, अगर राजस्थान में शुरुआत होगी, अगर अरावली के टूटने की शुरुआत होगी तो दिल्ली से होगी, राजस्थान से नहीं। हाँ, राजस्थान से नहीं। सबसे पहले जो अगर कुछ हिला तो दिल्ली का वो राष्ट्रपति भवन हिलेगा और वो रायसीना हिल हिलेगी, क्योंकि वो 100 मीटर से नीची है, वो केवल 15 मीटर है। तो आप जरा डिसीजन जो लेते हैं उनको आप देखा करिए, पर्यावरण को मद्देनजर रखकर आप इन चीजों को देखा करिए कि आपने क्या डिसीजन लिया। सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम पूरा सम्मान करते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। इस वीडियो के माध्यम से भारत के नागरिक होते हुए हमें बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से गलत हो सकता है, उनका हर निर्णय हमें स्वीकार है। लेकिन अगर हम संविधान के तहत अपने अधिकारों की बात करें तो अगर कोई निर्णय जन जीवन के हित में ना हो और मानस के हित में ना हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी हमारा अधिकार है। हम उस अधिकार का प्रयोग करते हुए आज इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। और अगर तुम्हें भी लगता है कि ये तुम्हारा अधिकार है तो आप भी आवाज उठाएं और जरूरत पड़े तो सड़कों पर आएं और अरावली को बचाएं। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।